हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिका के बारे में कल भी एक खबर आई थी कि उनके एक ऑफिसर ने बहुत ही सीक्रेटली बाकी न्यूज़ पे चैनल्स को बता दिया था कि अमेरिका जो है, जो बाइडन इस मामले में सीरियसली सोच रहे हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने जा रहा है। और आज जो बाइडन की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गई कि हाँ, हम अफगानिस्तान से निकलने जा रहे हैं। अब यहीं से सिचुएशन शुरू होती है कि जब जो बाइडन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी कि हाँ, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं निकालने जा रहे हैं। 2500 यानी 2500 से लेकर 3500 यानी 3500 के करीब सैनिक हैं जो अमेरिका के अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम पर काम कर रहे हैं, और लगभग 8500 के करीब नाटो की फोर्सेस हैं जो कि वहां पर प्रेजेंट हैं। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ, अब ऑफिशियली 1 मई से प्रोसेस शुरू हो जाएगा अमेरिकन और नाटो फोर्सेस के वहां से निकलने का। और 9/11 से पहले 9 सितंबर से पहले 20वीं बरसी जो 20th एनिवर्सरी होगी, या यूं कहें जो भी, उसके अंदर 20वीं बरसी से पहले पहले ये सारा विड्रॉल का जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जब अमेरिका ने ये इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन कर दी है दोस्तों, तो यहाँ हमारे भारत की सरकार की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि असलियत में मामला क्या है। भारत सरकार की चिंता हद बढ़ चुकी है, सर में दर्द हो चुका होगा इन लोगों के, और अब नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे संभालेंगे ये समझ में नहीं आ रहा था। दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर एक प्रॉपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दें कि हमारे जो एनसीईआरटी के बैचेस हैं वो चालू हो चुके हैं। अब सीधी सी बात यह है दोस्तों, कोरोना पीरियड के अंदर आप कितनी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि पिछला 1 साल जो है वो तो खराब हो ही चुका है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोचिंग को ज्वाइन करके या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करके, बहुत सारे हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं इस टाइम पर। वो सारे स्टूडेंट्स कोचिंगों को ज्वाइन करके जब जुड़ जाते हैं तो वहाँ से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया हुआ है। अगर आप लोग अभी भी यही कसम खा के बैठे हुए हैं कि नहीं, हम तो ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन ही लेंगे, तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कोरोना पीरियड में जो लॉकडाउन धीरे धीरे लग रहा है, और जिस तरीके से सबसे ज़्यादा कोचिंग क्लासेस ही हम लोगों की बंद हुई हैं, उसके अंदर अगले 6 महीने तक आप उम्मीद ना करें कि किसी भी तरीके से क्लासेस खुल पाएंगी। ऐसे में 1.5 साल आप किसी भी एग्ज़ाम से पीछे रह जाएंगे। तो हम लोगों ने एक बेसिक कोर्स शुरू किया है कि चलो, आप क्लासरूम में आके ही पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को मजबूत कर लें। प्रॉपरली अगर एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स को मजबूत कर लें तो आप 40% सेक्शन के ऊपर अपनी पकड़ बना सकते हैं। फिर क्लासरूम में आएंगे तो क्लासरूम में और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, तब तक लॉकडाउन भी खुल जाएगा। तो इसलिए आप हमारे एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस एनसीईआरटी की प्रिपरेशन करने के बाद आप किसी भी एग्जाम की जीएस को बिना किसी समस्या के चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर दोस्तों। तो असलियत में अमेरिका के जाने के बाद जो समस्या क्रिएट होगी अफगानिस्तान से जाने के बाद, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, असलियत में अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और यहां एक तरफ यूएसएसआर जो है पहले किसी टाइम पर अपना दबदबा रखता था। अब भले ही यूएसएसआर नहीं है, लेकिन रशिया यहाँ पर मौजूद है जो अपना काम कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर चाइना मौजूद है। तीसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान अपने दबदबे को बनाए रखना चाहता है। और चौथी तरफ ईरान का भी एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के ऊपर है। और रही सही कसर यहाँ पर अमेरिका। जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में था, अमेरिका और नाटो फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, इनमें से किसी को भी अफगानिस्तान के अंदर अपनी पोजीशन मजबूत करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और यहाँ तक कि ये जो तालिबान था, ये भी अपनी औकात में आ चुका था, और इसके मैक्सिमम लीडर्स ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बीच में जो पहाड़ियाँ तोरा बोरा हिल्स वगैरह पड़ती हैं, वहाँ जाकर अपनी जान बचाई थी।
ओसामा बिन लादेन को भी बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ा था और यहाँ तक कि तोरा बोरा की पहाड़ियों के अंदर जाकर ही गुफाओं में छुप छुप के अपनी जान बचानी पड़ी थी कई साल तक। यही रीजन है कि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने एंट्री की और वो एक बैलेंस ऑफ पावर की तरह बना रहा। सोचकर देखिए, इसने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में चालू किया और शुरू में अपने सिर्फ और सिर्फ 1000 सोल्जर्स भेजे और जो 2010 तक बढ़ते बढ़ते अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख सोल्जर्स हो चुके थे। 1.5 लाख सोल्जर्स हो चुके थे और 2013 के अंदर ओसामा बिन लादेन जो था वो मारा गया। लादेन डेड। और जैसे ही लादेन मारा गया उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरेस्ट और जगहों पर खत्म हो गया, पाकिस्तान में खत्म हो गया और अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था एंड्यूरिंग फ्रीडम का वो खत्म हो गया। अब यहां अमेरिका ये सोच रहा है कि यार नए फ्रंट्स इस दुनिया में खुल चुके हैं, जैसे यूक्रेन के मामले में, जैसे साउथ चाइना सी के मामले में, जैसे और दूसरे फ्रंट्स खुल चुके हैं। यहां से अफगानिस्तान से अपने आप को निकालना अमेरिका के लिए भलाई का काम लग रहा है। अब जब अमेरिका के लिए ये भलाई का काम लग रहा है, अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, ऐसी सिचुएशन में इंडिया कहां स्टैंड करता है, तो इंडिया की चिंता यहां पर बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि अगर आप इस इलाके को यहां पर देखते हैं, अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान में एक तो गवर्नमेंट है जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और ये जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये असलियत में कहीं ना कहीं एक तरीके से वीक गवर्नमेंट है और अभी ये इस लेवल पर कंट्रोल करने की सिचुएशन में नहीं है जो होना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि ये मॉडर्न आइडियाज पर डिपेंडेंट है, तो इसी वजह से एक बड़ा सेक्शन, क्योंकि ये मॉडर्न आइडियाज पर डिपेंडेंट है, इसलिए बड़ा सेक्शन जो गवर्नमेंट का है वो इसको मतलब लोगों का बड़ा सेक्शन अभी इस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। और इसके बाद यहां इस एरिया के अंदर फैला हुआ बड़ा इलाका जो तालिबान का है, पश्तूनों का है, जो तालिबान कहते हैं अपने आप को, तालिब मतलब स्टूडेंट, तालिबान का है, ये कहीं ना कहीं हाईली ऑर्थोडॉक्स लोगों का एक ग्रुप, जो कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे इनकी फोर्सेस को, इन लोगों को, तो ये तालिबानी लीडर्स हैं जो हाईली ऑर्थोडॉक्स मिलेंगे। तालिबान जो कि हाईली ऑर्थोडॉक्स का मतलब अत्यधिक रूढ़िवादी मिलेगा और वो इस हद तक रूढ़िवादी मिलेगा कि हद से ज्यादा। अब इतना ज्यादा रूढ़िवादी कि नॉन मुस्लिम्स को किसी भी तरीके से अपने इंसान ही ना समझना, और दूसरी तरफ वुमन के बारे में इनका जो विचार है वो लगभग पैर की जूती के समान है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं, जो मिडिवियल पीरियड में, जो मध्यकाल के अंदर जो भी सिस्टम्स चल रहे थे, जो भी व्यवस्थाएं चल रही थी, वही सारी की सारी इन्होंने लागू कर दी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों, अगर आप देखते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन में आप यहां पर देखेंगे तो उसका एक जो मिलिटेंट ग्रुप भी है, जो कि कोई फौज तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं वो लड़ाकों का है, वॉलंटियर्स हैं, ये एक जिसे कहते हैं कि सबसे बड़े वॉलंटियर्स होते हैं, मतलब अपने आप लड़ने के लिए स्वेच्छा से आते हैं। जब 1990 के काल में 1990s के अंदर तालिबान का रूल हुआ करता था अफगानिस्तान के अंदर, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी मिलिशिया ग्रुप्स थे उनके लिए ये एक सेफ हेवन बन गया था। सोचकर देखिए, ये स्वर्ण स्थली थी, एक तरीके से स्वर्ग स्थली थी। इसका मतलब ये कि दुनिया के जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब यहां आकर जो मर्जी आराम से सेफ हेवन में थे। कोई इन तालिबान, भाई तालिबान के अंदर ये अपने आप को देश कहता था, कोई इसको सपोर्ट नहीं करता था। यही रीजन है कि अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला ओसामा बिन लादेन जो है,
ओसामा हुआ, चाहे वो इंडिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद हुए या फिर लश्कर ए तैयबा हुए, ये सारे के सारे तैयबा हुए, ये सारे के सारे जो हैं वो सेफ हेवन ढूंढ चुके थे तालिबान के अंदर। और तालिबान अपने आप में एक इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है या इस तरीके की सरकार है जो खुद ही अपने आप में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करती है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। यानी कोई भी ये कहे कि ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, अगर हम कि इस्लाम के नाम पर हम लड़ रहे हैं तो तालिबान उसे सेफ हेवन प्रोवाइड करवा देगा। इसके दो एग्जांपल्स इंडिया के अगेंस्ट में आप लोग देख सकते हैं। एक 1999 के अंदर 1999 के अंदर कांधार कांड हुआ था। कांधार के अंदर क्या हुआ था, हमारी इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक कर लिया गया था और इस प्लेन हाईजैकिंग के अंदर क्या हुआ कि हमारे 167 के करीब यात्री जो थे उनको बंधक बनाकर काठमांडू से प्लेन अमृतसर लाया गया, अमृतसर से लाहौर, लाहौर से दुबई और दुबई से कांधार ले जाकर वहां रख दिया गया चारों तरफ से। और सबसे बड़ी बात, प्लेन हाईजैक करने वालों को कांधार तालिबान के आतंकवादियों ने सपोर्ट प्रोवाइड करी और इस हद तक सपोर्ट प्रोवाइड करी कि हमारी सरकार को इन दो आतंकवादियों को, इंसानियत के हत्यारों को छोड़ना पड़ा। और हमारे रक्षा मंत्री उस टाइम के जो जसवंत सिंह होते थे वो उन्हें स्पेसिफिकली प्लेन में बिठाकर कांधार छोड़ के गए और अपने इस प्लेन को वापस लेकर आए। सोच कर देखिए कितने बुरे हालात थे। भारत का आत्मसम्मान चकनाचूर हो चुका था। कोई दुनिया का लोग नहीं आई, कोई दुनिया नहीं आई अपने लिए लड़ने के, अपने लिए खुद लड़ाई की जाती है, कोई दूसरा आपके लिए लड़ने नहीं आएगा। हमारे देश की सरकारें कमजोर थी उस समय पर, ताकतवर नहीं थे, हाल ये था। ताकतवर नहीं थे, हाल ये था। प्लेन में बिठाकर ले जाना पड़ा उनको और नतीजा आपके सामने है। और उसके बाद हमारा देश दोबारा लहूलुहान हुआ 2001 में पार्लियामेंट अटैक के टाइम पर। पार्लियामेंट अटैक के टाइम पर हमारा देश दोबारा लहूलुहान हुआ और 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला होता है। 5 आतंकवादी एम्बेसडर कार के अंदर संसद में घुसते हैं। 11:30 से 4 बजे तक मुठभेड़ चलती है, 9 लोग मारे जाते हैं और उसका एक मास्टरमाइंड अफजल गुरु, इसको 2001 में हमला होता है, 2001 में पकड़ा जाता है, 2013 में उसको फांसी होती है। 2013 में उसको फांसी होती है। सोचकर देखिए, 2013 में फांसी हुई। एक तो हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लचर। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, खैर मैं न्याय व्यवस्था पे अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता, अब ऐसी सिचुएशन में अब सोचकर देखिए, ये जो तालिबान है पिछले 10 साल के अंदर गायब है पूरी व्यवस्था से। अब ऐसे में अगर ये गायब है और वहां अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो बहुत अच्छी है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को सपोर्ट कर रही है और इंडिया वहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ले रहा है और अपना विश्वास बनाने की कोशिश कर रहा है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी दिखा रहा है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि असलियत में इस टाइम पर भारत जो है अफगानिस्तान में भाई पार्लियामेंट बना दी। सोच कर देखिए, पार्लियामेंट बना दी, रोड बना दिए, रेल बना दिया, स्कूल बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए और भी जो भी चीजें हैं, एक आम आदमी के काम आने वाला डैम बना दिया, लाइब्रेरी बना दी, यूनिवर्सिटी बना दी, आर्मी को ट्रेनिंग दे दी। जो भी इंडिया कर सकता है बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट $800 बिलियन के आसपास इंडिया वहां पर खर्च कर चुका है ताकि वहां पर पैठ बने और वहां के लोगों का इंडिया पर विश्वास बढ़े। अब प्रॉब्लम यह है कि यह तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका मौजूद है। और जिस दिन अमेरिका यहां से चला जाएगा, मान लिया जिस दिन अमेरिका यहां से चला गया,
इस अफगानिस्तान की सरकार को सपोर्ट अमेरिका बाद में करेगा या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। करेगा तो कैसे करेगा और कितनी करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यही रीजन है कि इस इलाके में तालिबान जो है वो दोबारा से पसर जाएगा और अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर एक तरीके से दोबारा से कब्जा कर लेगा। यहां पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ आईएसआई की सबसे बड़ी जीत होगी। यानी इस पूरे इलाके पर दोबारा से इंडिया ने जो भी पिछले 15 साल या 20 साल में मेहनत करी है वो सब मेहनत जीरो हो जाएगी और इंडिया को दोबारा से वही दिन देखने पड़ेंगे जो 1989 ऑनवर्ड्स थे कश्मीर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये तालिबान जो है वो इंडियन टेररिस्टों के लिए सेफ हेवन हो जाएगा, टेररिस्ट्स के लिए सेफ हेवन हो जाएगा। और अगर स्वर्ग स्थली बन जाएगा तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, यहां इस जगह पर तालिबान की ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग देगा, ट्रेन करेगा पाकिस्तान के अंदर लश्कर-ए-तैयबा जैसे, मोहम्मद जैसे, हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह जितने भी हैं उन सब के आतंकवादियों को। और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, इस इलाके से सेफ पासेज देना है। और इन अफगानिस्तान के जितने भी वो लड़ाके हैं वो सेफ पासेज मिलके कश्मीर में एंटर करेंगे और कश्मीर में दोबारा से इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी, इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी। 5 अगस्त 2019 को लिया गया इंडियन गवर्नमेंट का जो फैसला था वो भी इसी तरीके से कुछ था, क्योंकि 2019 अप्रैल 2019 के अंदर कहीं ना कहीं तालिबान और अमेरिकन गवर्नमेंट्स की बातचीत होना शुरू हो चुका था और उन्होंने तालिबान ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमारी अमेरिका से बातचीत हो गई है, यानी अब हमें अमेरिका से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही रीज़न है, तालिबान का एक लीडर था अल जवाहिरी, जो अप्रैल के बाद जुलाई के अंदर उसका एक बयान आया और अल जवाहिरी ने जुलाई 2019 में एक बयान दिया और ये कहा, नेक्स्ट टारगेट ऑफ जिहाद इज कश्मीर, नेक्स्ट टारगेट ऑफ जिहाद इज कश्मीर। अब ऑब्वियस सी बात है, उसने साफ कहा कि जिहाद का अगला टारगेट कश्मीर है, कश्मीर को आज़ाद करवा कर रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब ये कहा गया कि कश्मीर को आज़ाद करवा के रहेंगे तो भारत सरकार की नींद उड़ने ही वाली थी। 100% उड़ेगी भाई, सीधी सी बात है। आप ये देखिए, फर्स्ट अफगान वॉर जब शुरू हुआ तो इस तालिबान का जो अफगान वॉर शुरू हुआ वो 1979 से लेकर 1989 के आसपास तक चला। 1989 में जब यूएसएसआर बाहर चला गया तो इन तालिबानियों को पाकिस्तान ने फिर उस टाइम पर भी सेफ पासेस दिया था और 1989-90 से सोचकर देखिए, कश्मीरियों को 1990 में निकाला गया था और अप्रॉक्सीमेट 2000 के आसपास तक पूरा कश्मीर जो था वो जल रहा था। कहीं पर भी कोई भी आतंकवादी हमला हो रहा था जबरदस्त, और विदेशी सीरिया तक से आतंकवादी भारत में आ रहे थे, सूडान के आतंकवादी भारत में आ रहे थे। जिहाद हो रहा है, जिहाद हो रहा है, लड़ेंगे। और कश्मीर पूरे तरीके से डिस्टर्ब था। वो तो शुक्र मनाइए या कुछ भी, दुनिया बदली। और मजे की बात ये कि इन 10-11 साल के अंदर दुनिया ये कहती है कि ये वॉर ऑफ टेररिज्म नहीं है, ये वॉर ऑफ फ्रीडम है। इंडिया को खुद देखना चाहिए। वो तो 9/11 का अटैक होता है, 9/11 के अटैक के बाद, जब 9/11 का अटैक होता है उसके बाद अमेरिका ने इसे कहा जाने लगा कि दुनिया में कहीं भी टेररिज्म जो है वो टेररिज्म है, उसे सपोर्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये वार ऑन टेररिज्म है। वरना रियलिटी ये थी, भारत परेशान था। और यही इसी डर की वजह से, इसी टेंशन की वजह से 5 अगस्त 2019 को फैसला ले लिया और एक तरीके से होल सिस्टम केम
under direct control of central government. Whole system came under direct control of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर पूरी व्यवस्था आ गई, पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ने अपने अंडर में ले ली कि अब अगर टेररिज्म फैलेगा तो हम देखने के लिए तैयार हैं। ये शुक्र मनाइए कि भारत सरकार को 1.5-2 साल का वहां पर एक मौका मिल गया और अपनी ग्राउंड को मजबूत कर चुकी है, और अगले 1 या 2 साल और अगर भारत सरकार को मिल जाते हैं फिर तो कश्मीर के अंदर सब चीजें दूर की ही बात है। अब बाहर वालों मतलब आतंकवादियों के लिए सोचने वाली बात नहीं होगी, आतंकवादी नहीं सोच पाएंगे, लेकिन यहां सोचकर देखिए कश्मीर इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन है और तालिबान एक सेफ हेवन आतंकवादियों के लिए है। यानी यहां पर आपके लिए सांप पाले जाएंगे, उन सांपों को साइड में साइड मतलब उन सांपों को एक सेफ पासेज देकर कश्मीर के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहां इंडिया के लिए टेंशन और बड़ी क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी टेंशन दोस्तों असलियत में समझिए प्रॉब्लम क्या है। अफगानिस्तान को अगर आप देखते हैं तो यहां जब तक अमेरिका है तब तक बाहर की कोई भी पावर एंटर नहीं कर सकती, लेकिन अगर अमेरिका नहीं है तो यहां एक तरफ रशिया दोबारा से अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगा और दूसरी तरफ चाइना जो है वो भी अफगानिस्तान के अंदर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगा, और तीसरी तरफ पाकिस्तान और आईएसआई तो पूरे तरीके से तालिबान को कंट्रोल कर ही रहे हैं, वो तो एक तरीके से अफगानिस्तान में कठपुतली चलाएंगे। रही बात ईरान की, तो ईरान जो है वो अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस तो रखता है लेकिन उतना ज्यादा इंटरफियर नहीं करता। अब ऐसे में इंडिया अप्रोक्सीमेट $800 मिलियन जो खर्च कर चुका है उसे तो छोड़िए, यहां इस सेफ हेवन में इंडिया अगर किसी तरीके के डिस्कशन रखने के लिए अपनी प्रेजेंस बनाए रखने की कोशिश भी करता है तो उसके लिए भी इंडिया के लिए आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि ये चाइना, ये पाकिस्तान और ये रशिया ये तो है ही हैं। ईरान के साथ इंडिया के रिलेशंस को अमेरिका उस लेवल पर मेंटेन नहीं होने दे रहा जिस लेवल पर मेंटेन होने चाहिए थे। अब पिछले कुछ टाइम से ईरान को नाराज कर रखा है और इसी टाइम का फायदा उठाकर चाइना ने ईरान के अंदर $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया है कि $400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अगले 25 साल में और खुलकर ऑयल इंपोर्ट किया जाएगा। अगर खुलकर ऑयल इंपोर्ट चाइना करेगा ईरान से और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट का वादा है और इंडिया के पास अभी $400 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है, ताकत नहीं है, तो यहां इंडिया ने बड़ी मुश्किल से जो चाबहार पोर्ट को डेवलप करके जाहेदान तक की रेलवे लाइन बनाकर अफगानिस्तान में प्रेजेंस बनाने की कोशिश की थी। और अकेला इंडिया ऐसा होगा जो अमेरिका अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ होगा। बाकी ना तो चाइना इंडिया को वहां टिकने देगा, ना पाकिस्तान टिकने देगा। रशिया जो कि इस टाइम पर पूरे तरीके से चाइना के इन्फ्लुएंस में है, इंडिया को वहां पर बैठने नहीं देगा। यही रीजन है कि इंडिया जो इस टाइम पर भले ही तालिबान से बात करने की कोशिश कर रहा है, उससे एक डायलॉग एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, वो डायलॉग टूट जाएगा। और जैसे ही वो डायलॉग टूटेगा, तालिबान का वो डायलॉग जैसे ही टूटेगा, फिर दोबारा से यहां से पलने वाले कीड़े अफगानिस्तान से पाकिस्तान के थ्रू होते हुए कश्मीर में आएंगे और भारत के अलग अलग हिस्सों में अटैक्स होने शुरू हो जाएंगे और फिर दोबारा से भारत टेररिज्म की उस आग में जलना शुरू कर देगा। भारत फिर से टेररिज्म की आग में जलना शुरू कर देगा। नतीजा ये होगा, नतीजा बड़े भयानक होंगे, नतीजे बड़े भयानक होंगे।
चिंता बढ़ी रहेगी। इन्वेस्टमेंट 800 बिलियन डॉलर की 800 मिलियन डॉलर की डूबेगी सो डूबेगी, साथ साथ दोस्तों और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स भी डूबती चली जाएंगी। और इंडिया के लिए सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं वो सबसे बड़े रहेंगे, और इंडिया को चाइना जैसी कंट्रीज कोशिश करेंगी कि वो अपने इस नॉर्दर्न बॉर्डर को सेव करने की जगह अपने इस पाकिस्तान वाले बॉर्डर और खासकर कश्मीर वाले बॉर्डर में ही उलझा रहे, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। और यही कारण है कि इंडिया इस टाइम पर टेंशन में है कि होगा क्या। इस टाइम पर इंडिया टेंशन में है कि होगा क्या, और यही रीज़न है कि अमेरिका ने जो स्टेप लिया है उसने इंडिया को चिंता में डाल दिया है। सिचुएशन देखते हैं दोस्तों क्या होगी, और जैसे जैसे बदलेगी हम उसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। You can download our app from Play Store for free live demo classes.